Bismillahirrahmanirrahim. We have discussed up to section 49. Now we are going to start from section 50 and onwards. Section 50, acquisition of land at cost of local authority or company. Where the provision of this act are put in force for the purpose of acquiring land at the cost of any fund controlled or managed by any local authority or of a company, and charges of and incidental to such acquisition shall be defrayed from or by such fund or company. कि अगर कोई ज़मीन हम अक्वायर कर रहे हैं किसी लोकल अथॉरिटी के लिए या किसी कंपनी के लिए, सो उनकी जो पेमेंट होगी, अवार्ड होंगे या दूसरे जो भी चार्जेस होंगे, वो या तो लोकल अथॉरिटी खुद मैनेज करेगी या फिर वो कंपनी मैनेज करेगी जिसके लिए ज़मीन अक्वायर की जा रही है। अगर लोकल अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपल है या कोई और ऐसा इदारा है जो कि लोकल अथॉरिटी है या लोकल गवर्नमेंट के ज़ुमरे में आता है, और उनको अगर कोई एक्विजिशन करनी है, लैंड एक्वायर करनी है, तो गवर्नमेंट उनके फंडिंग से, उनके पैसों से, उनकी हेल्प से जो है वो एक्वायर करेगी। और अगर किसी कंपनी को, तो फिर कंपनी अपने पेमेंट खुद करेगी। गवर्नमेंट इंटाइटल नहीं होगा कि वो पेमेंट करे या अवार्ड दे। एनी चार्जेस टू डिफरेड from the fund of local authority or a company under subsection 1 may be recovered in addition to any other mode of recovery provided in any other law as area of land revenue. अगर कोई चार्जेस या कोई ऐसे मामलात हो रहे हैं कि वो पेमेंट नहीं कर रहे और उनके ऊपर पेमेंट ड्यू हो रही है, तो हम उनसे रिकवरी ऐसे करवाएंगे जैसे कि उनके ऊपर लैंड रेवेन्यू या रेवेन्यू एरियर हैं। और उसके क्या तरीक़ेकार हैं एरियर रिसीव करने के। उनकी अगर ज़मीन है तो हम वो भी फॉरफिट करेंगे, और मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वाट एवर द केस में भी हम उनसे हर हाल में वो रिसीव करेंगे। और इसके लिए आप डिफरेंट सूट भी फाइल कर सकते हैं, सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट एक्सेट्रा, या सूट फॉर डैमेजेस, जो भी आप करना चाह रहे हैं। In any proceeding held before the collector, any proceeding held before the collector or court, in such cases the local authority or company concerned may appear and adduce evidence for the purpose of determining the amount of compensation. पहले तो क्या है, ज़मीन हमसे अक्वायर कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, मगर किसके लिए कर रही है, कंपनी के लिए या लोकल अथॉरिटी के लिए। सो कंपनी खुद आके एविडेंस रिकॉर्ड कराएगी या लोकल अथॉरिटी खुद आके अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकती है फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ अवार्ड या कंपनसेशन, कि भाई इन वजह से इनकी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ये बन रही है, ये नहीं बन रही। सो दे आर एलिजिबल टू अपीयर and adduce their evidence before the collector or court, provided that no such local authority or company shall be entitled to demand a reference made under सेक्शन 18। सेक्शन 18 में किसके पास अख्तियारात हैं, या तो गवर्नमेंट के पास। हाँ, बताता हूँ, लेट मी क्लियर दिस पॉइंट कि सेक्शन 18 में 3 लोगों के पास अख्तियार हैं। नंबर 1, जिनसे आप ज़मीन अक्वायर कर रहे हैं, वो मेजरमेंट के ऊपर एग्री या डिसएग्री कर रहे हो, तब भी वो डिमांड कर सकते हैं कि हमारे मैटर को रेफ़र किया जाए, रेफरेंस की जाए कोर्ट को अंडर सेक्शन 18। नंबर 2, वो जो जिनसे ज़मीन अक्वायर की जा रही है, तो वो भी ये डिमांड कर सकते हैं कि मुझे जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, वो कम मिल रहा है, लिहाजा इसे भी इन्हांस किया जाए। एंड नंबर 3, कि गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कि इसकी अमाउंट ये नहीं, ये होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट भी रेफरेंस फाइल कर सकती है कोर्ट में। बाकी कंपनी या लोकल अथॉरिटी के पास ये अख्तियार नहीं होगा कि वो डिमांड करें कि हमारा मैटर कोर्ट में कोर्ट में रेफर किया जाए अंडर सेक्शन 18। नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम योर फेलो इज दैट कि एविडेंस किस तरह की।
अब एविडेंस डिफरेंट तरह की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो ज़मीन है वो अक्वायर की जा रही है और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं इस ज़मीन से जो प्रोडक्ट ले रहा था या ले रही थी, तो उनकी वर्थ जो है वो 2 लाख रुपए की थी। मैं हर साल 2 लाख रुपए अ, इस ज़मीन से मुनाफ़ा लेता था या लेती थी। सो वो ये एविडेंस रिकॉर्ड कराएँगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ज़मीन बंजर पड़ी हुई थी, ये सारी रिपोर्ट्स हैं, ये सारे साइट विज़िट हैं, ये ज़मीन की केमिकल एग्ज़ामिनेशन है, ये फलाँ है, ये ढिमका है, इस ज़मीन की इतनी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है ही नहीं। अनदर थिंग कि आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मेरी ज़मीन के 100 दरख्त लगे हुए थे, वो आप लोगों ने काट दिए, तो उसके लिए भी वो एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकता है कि सर ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कोई दरख्त नहीं था, ये इससे पहले की तस्वीरें, ये बाद की, ये उस सरज़मीन का सर्वे है, ये फलाँ है, ये ढिमका है। सो ऐसी सिचुएशन, ऐसे एविडेंस लीड करेगा वो, जिससे आपकी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो है वो रिड्यूस हो रहा है एज़ कंपेयर टू योर डिमांड। आप कह रहे हैं कि मेरी जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है वो 5 लाख है और जो लोकल अथॉरिटी है या कंपनी है वो कह रही है कि नहीं जनाब ये 3 लाख है। तो भाई 3 लाख क्यों है वो इस चीज़ को साबित करेगा, एंड आप कह रहे हैं कि 5 लाख हैं तो आप इस चीज़ को साबित करेंगे। इज़ इट क्लियर? ओके। नाउ सेक्शन 51, exemption from duty, stamp duty and fees. Okay. No award or agreement made under this sect shall be chargeable with stamp duty, and no person claiming under any such award or agreement shall be liable to pay any fee for a copy of the same. सॉरी। अब यहाँ पे आपसे स्टैम्प ड्यूटी या टैक्स वगैरह जो है या ऐसे जो आपसे गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है, सो आपको आपसे उस चीज़ की फ़ीस या स्टैम्प ड्यूटी नहीं ली जाएगी। और अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट किया भी हुआ है, सो उसकी भी कोई कानूनी हैसियत या कानूनी वैल्यू नहीं होगी। इट मीन्स कि आपको जो अवार्ड मिल रहा है या जो एग्रीमेंट है, ठीक, आपने गवर्नमेंट के साथ की है फॉर दिस पर्पस। दिस पर्पस मीन्स लैंड एक्वायर करने के लिए। सो उसके ऊपर आपके ऊपर ना कोई स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, ना ही कोई फीस लगेगा। सेक्शन 52 स्पीक्स अबाउट द नोटिस इन केस ऑफ सूट्स of anything done in pursuance of this act. No suit or other proceeding shall be commenced or prosecuted against any person for anything done in pursuance of this act without giving to such person a month's previous notice in writing of the intent proceedings and the cause thereof, nor after tender of sufficient amends. यहाँ पे क्या होगा कि आप जो भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में करना चाह रहे हैं या वायर करना चाह रहे हैं, कोई भी केस फाइल करना चाह रहे हैं जो इस एक्ट के ज़ुमरे में आ रहा हो, सो उसके लिए आपको 1 मंथ एडवांस नोटिस देना पड़ेगा उस बंदे को कि ये काज़ ऑफ एक्शन है और मैं ये केस आपके ऊपर करने जा रहा हूँ। आप मेरा जो काज़ है वो गुड कर लें, जो मेरा काज़ ऑफ एक्शन है उसे, या जो मेरी ग्रीवियंस है वो मेरा सॉल्व करें, अदरवाइज़ मैं कोर्ट में जाऊँगा। अगर आपने 1 मंथ प्रीवियस नोटिस नहीं दिया तो आपका सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर टू अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट, सेवन सो फार एज दे मे बी। सेक्शन 50 क्लियर नहीं हुआ। सेक्शन 51 में ये है कि आपने अगर कोई एग्रीमेंट किया गवर्नमेंट के साथ या आपको जो अवार्ड मिला उसके ऊपर कोई चार्ज, कोई स्टैम्प ड्यूटी, कुछ भी नहीं लगेगा। इन अदर वर्ड्स, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको इस जो आपकी ये जो लैंड एक्वायर की गई उसके बदले में आपको जो पैसे मिले हैं उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके। सेक्शन 52 में ये है कि आपको 1 मंथ एडवांस नोटिस देना पड़ेगा कोई भी केस करने, कोई भी प्रोसीडिंग या केस फाइल करने से पहले। 53 में ये है
कि आपको आपके जो भी केसेस होंगे, जो भी कोर्ट में मैटर होंगे, वो उसमें सिविल प्रोसीजर कोड की प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे. 7, so far as they may be inconsistent with anything contained in this act, the provision of civil procedure code shall apply to the proceeding before the court under this act. ऐसी कोई प्रोविजन जो सिविल में है या सीपीसी में है जो इस एक्ट के खिलाफ हो, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी कार्रवाई होगी, वो सीपीसी के तहत होगी. Appeals in proceedings before the court, subject to the provision of the Code of Civil Procedure 908, applicable to the appeal from the original decrees, and notwithstanding anything contrary to the enactment for the time being in force, and appeal shall only lie in the proceeding under this act to High Court from the award or from any part of the award, the court, and from award of the court, and from the decree of High Court passed on such appeal as aforesaid, and appeal shall lie to the Supreme Court, subject to the provision contained in 110 of the Civil Procedure Code in Order 45 thereof. यहाँ पे क्या है, आपने एक केस फाइल कर लिया, रेफरेंस फाइल कर दी सेक्शन 18 के तहत, उसमें कोर्ट ने जो भी आपको डिसीजन दी है, व्हाटसोएवर डिक्री की है, ओरिजिनल डिक्री की है या आपकी सूट डिसमिस की, व्हाटसोएवर जो भी उन्होंने किया, उसके बाद आप अपील फाइल करेंगे हाई कोर्ट में, डायरेक्ट हाई कोर्ट में. बेशक वो सीनियर सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, जो भी है, आपकी अपील जाएगी डायरेक्ट हाई कोर्ट में. और हाई कोर्ट में भी सेम प्रोविजन सीपीसी के एप्लीकेबल होंगे. एंड हाई कोर्ट ने जो भी फैसला दी है उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे 110 सीपीसी के तहत, जो कि सेकंड अपील की प्रोविजंस हैं, या अपील टू सुप्रीम कोर्ट में कंडीशंस बता दी गई हैं कि इन कंडीशंस में आप अप्रोच कर सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को. इन शॉर्ट कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो एप्लीकेबल होगा ट्रायल पे, और जो अपील होगी उसमें भी सीपीसी एप्लीकेबल होगी, मगर वो सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये है कि वो अपील आप फाइल करेंगे हाई कोर्ट में. हाई कोर्ट के बाद जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तब भी सीपीसी के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए जाएंगे. बासित अटेंडेंस ले लें आप. सेक्शन 55, पावर टू मेक रूल. द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू मेक रूल्स consistent with this act for guidance of the officer of all matter concerned with its enforcement, and may from time to time alter and aid the rules so made. ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अख्तियार होगा कि वो ऑफिसर्स के गाइडेंस के लिए रूल्स बनाएं या बने हुए रूल में कुछ एडिशन कर लें या अल्टर कर लें. सो ये पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हैं, मगर रिमेंबर रूल्स इस एक्ट के मुताबिक होंगे, इसकी इनकन्सिस्टेंसी या इसके खिलाफ नहीं होंगे. द पावर टू मेक alter or aid rule under subsection 1 shall be subject to the condition of the rule being made, altered, aided after previous publication. पहले पब्लिकेशन होगी ऑफिशियल गजेट में कि ये रूल हम बना रहे हैं, उसके बाद रूल्स प्रिपेयर होंगे, बनेंगे. All such rule alteration or addition shall be published in the official gazette shall thereupon have force of law. जब ये ऑफिशियल गजेट में आप पब्लिश कराएंगे तो उसके बाद उनकी लीगल फोर्स होगी इन द आई ऑफ लॉ. ठीक है, ओके. Alhamdulillah, we have completed our syllabus of midterm. That is the Land Acquisition Act 1894 from section 1 to section 55. Is there any question or query? Please come forward. सर मिड टर्म होगा या असाइनमेंट ली जाएगी? देखें,